हेलो एवरीवन, एग्जाम्स गेंगवे में आप आज हम लोग जो है ये सेट आप देख लीजिएगा कौन सा क्रम है और थंबनेल में ये सारी चीजें लग जाएंगी, आप तो समझ ही रहे होंगे। सेट नंबर ये 4 है। तो एक्चुअली में ये डेट वाइज है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, लेकिन मैं अपने अपने तरफ से सेट बोल रहा हूं उसको कि सेट 1 सेट 2 सेट मतलब ऐसे। तो आप जो है ये आपका जितने भी डेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो शिफ्ट वाइज लग जाता है, आप देखे ही होंगे जो लोग जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा चैनल नया है, सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं है, काम हम लोग बेहतरीन करेंगे। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सवाल में कि 16-26 का चतुर्थानुपात। अच्छा, ये जानते हैं, ये हर सेट में आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो जानते हैं। एक जो है मध्यानुपात आपका होता है, मध्यानुपात बराबर रूट में ए बी, 2 नंबर है। अगर मध्यानुपात पूछे तो रूट में ए बी, और एक पूछता है तृतीयानुपात, तृतीया और अनुपात। देख लीजिएगा, अगर आप मेरी भावनाओं को समझना है, ये नहीं कि कह देना कि हिंदी नहीं लिखना रहा चले हैं पढ़ाने, ऐसा कुछ नहीं है। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात का मतलब है आपका b²/a, ठीक है। और चतुर्थानुपात अगर आपसे पूछता है, चतुर्थानुपात पूछता है तो ये होता है bc/a। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे दिया हुआ है इसमें 16 है, सॉरी ये तो 16 है, 26 है और कितना है 32 है। तो ये a है, ये b है और ये c है। तो आप जानते हैं चतुर्थानुपात मतलब क्या होता है। तो चतुर्थानुपात में आप इसको ये b इंटू सी यानी 26 और गुणे में 32 अब बटे में कितना 16। तो आसान भी है, कटने लायक है। 16 दूना 32 और 26 दूना कितना होगा 52 होगा। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर है, उसको आप बंद कर दीजिए। तो आप देखिए इसमें 32 कहाँ है, 26 दूना 52, ये आपका 52 पे टिक लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा वहां से देख लीजिए एक बार, ब्लैक ये आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा प्लीज एक बार ब्लैक देखिए और यस बोल दीजिए। ओके है, ठीक है। वो आप पिछले वाले वीडियो में ना मैं देखा कोई दूसरा कलर ले रहा था तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था ठीक क्या लगना है, कोई दिक्कत नहीं। यस यस यस। तो आइएगा, एक फोन आ रहा है, जानते हैं शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो उसको अभी बंद किया गया। तो ये जो है आपका पहला प्रश्न था, आसान था, समझ रहे हैं ना, पहला प्रश्न था इसका। अब आइएगा नेक्स्ट, मैं समझ रहा हूं आपको लगा होगा अच्छा, क्योंकि आसान है। आप जानते हैं कि सेट में कुछ चीजें आसान भी रहती है, बहुत सारे ऐसा सवाल आसान भी रहते हैं, और मेरे से आप जुड़े रहेंगे ना तो मैं सब कुछ आसान बना दूंगा, आप एकदम विश्वास करिए इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये दूसरा। थोड़ा धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, हम लोग कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, जैक एंड द जील वेंट ऑफ द हिल, एक टाइप का पोयम है, छोटे पे हम लोग पढ़े थे। देखिए कह रहा है कि जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। रयान यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है, बढ़िया। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, ओके, कार्य करना शुरू किया। कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए, अच्छा ठीक है, ताकि कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब कितने दिनों के बाद रयान को उसके साथ जुड़ना चाहिए, मतलब इसका क्या है, मतलब आप ये समझ लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, सुनिएगा। एक जैक बाबू हैं और एक हमारे रयान जी हैं। क्या कह रहे हैं कि ये 30 दिनों में कार्य करते हैं और ये कितने दिनों में, 14 दिनों में। इनका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो यहाँ पे आता है वो टोटल काम होता है, तो निकाल दीजिए एलसीएम। क्या होगा, 30 को आप ना तोड़ सकते हैं क्या चीज में, 2, और आप क्या चीज में तोड़ सकते हैं, आप 15 में तोड़ सकते हैं, और 14 के लिए आप क्या लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं। तो 15 105 210 हो जाएगा, 15 7 105 और ये दुगुना हुआ तो 210 हो जाएगा। अब ये आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितनी बार में, 7 बार में, यानी जैकब की स्थिति का इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं और इसको टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है। टोटल वर्क यहां पर जो रहता है, और ये बीच में जो रहता है इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 14 हटा देंगे तो 15 बार में, 14 15 210 होता भी है वैसे, 14 15 210। तो ये आपका 15 हो गया, यानी दोनों लोगों की इफिशियंसी निकल गई है। अब इसमें कह रहा है ना कि जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया। चलिए जैक जो है, जैक मान लीजिए कि यहां से कार्य स्टार्ट होना है,
जैक ऐसे अकेले कार्य शुरू कर दिया है और मान लीजिए कि ये जो है 15 दिनों में कार्य समाप्त। इसका मतलब ये है कि जैक जो है 15 दिन तक टोटल काम करता है अकेले। तो जैक का 15 दिन का काम क्या होगा, 7 अगुणे में कितना होगा 15, तो ये आपका कितना होगा 105, यानी ये लगातार 15 दिन तक किया तो 105 काम हो चुका है। शेष काम जो है आपके पास, शेष काम क्या है तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 210 में से 105 आप माइनस यदि करते हैं तो 105 ही होगा, क्योंकि इसका 2 गुना है। और यही काम, यही वाला काम आपका कौन करेगा, रेयान करेगा यही काम, लेकिन ये शुरू में नहीं है, यानी बैठा है और मान लीजिए कि यहां से कहीं से ये रेयान आ गया और 105 काम रेयान करेगा। अब बटे में इफिशियंसी उसकी कितनी है 7, तो इसको आप काटेंगे तो ये आपका 7 होगा, यानी अंत के ये काम यहां पे समाप्त, अंत के 7 दिन ये काम किया है कौन, तो रेयान काम किया है। तो ये पूछ रहा है, यहां से आप देखिएगा कि कितने दिनों के बाद ये आया है, तो आप ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 7 दिन है, तो इधर पक्का जो ये वाला दिन है ना, ये वाला जो दिन है यहां से यहां तक ये 8 दिन होगा। कितना दिन होगा 8 दिन, यही आपका आंसर है। कैसे, तो देखिए 8 दिन ये और 7 दिन ये, टोटल 15 दिन है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, तो ये जो आपका है ना ये वाला आपका आंसर है 8 दिन। तो 8 दिन पे टिक लगाएंगे आप, 7 पे टिक मत लगाइएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए ये 7 दिन भी इसमें दे रखा है, तो ये आपका 8 दिन आंसर होगा। सवाल आसान है और मैं समझाया भी बहुत आसान तरीके से, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा अगर लगेगा तो, ठीक है। देखिए अगर आप प्यार दिखाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं एक तरफ कर रहा हूं और आपकी डिमांड्स पे जो है एक तरफ इंपॉर्टेंट जो लगभग आएंगे ही आएंगे एग्जाम में आगे, उसको एक तरफ किया जा रहा है और उसको जो है एक वीडियो में ऐसे करके वीडियो वाइज जो है इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो जरूरी है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, वही तो नहीं आएंगे लेकिन ऐसे आ सकते हैं, केवल नंबर चेंज होगा, तो ऐसे प्रश्न भी लाया जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा था। आइए, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप जानते ही हैं, आना रहता है, आप जानते हैं ना, मैं खुद आता हूं पहले, उसके बाद से आ जाऊंगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। आइए, कह रहा है कि एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत भार 60 किग्रा है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत भार 52 किग्रा है। उस कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत भार है। औसत का मतलब आप समझ लीजिए, औसत का मतलब होता है कि औसत का मतलब है योग, जो भी दिया गया है आंकड़ों का योग ऐसे लिखा जाता है, योग और बटे में संख्या। तो आप पहले चाहिए आपका टोटल का योग, तो 100 कर्मचारी हैं और उनका एवरेज कितना है 62, तो आप जानते हैं कि अगर योग निकालना है तो यहां से आपका हो जाएगा, यहां से योग बराबर, ये देखिए औसत यानी एवरेज अगुणे में संख्या को मैं नंबर लिख देता हूं, ये होगा एवरेज गुणे नंबर। तो देखिए नंबर आपका कर्मचारियों का नंबर कितना है 100, तो यहां से औसत मुझे निकालना है, तो 100, ठीक है, 100 अगुणे में आपका देखिए एवरेज कितना है 62, तो ये 62 लोगों का हो गया। अभी शेष और 25 लोग हैं, अब 25 लोगों का क्या सिचुएशन है, तो कह रहा है कि उनका जो है कितना है 52 kg है, तो ये हो गया, ये 100 लोगों का योग हो गया, ये 25 लोगों का योग हो गया। अब बटे में, यही तो है फॉर्मूला, योग अब बटे में संख्या, औसत बराबर, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो 125 हो जाएगी, क्योंकि संख्या यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25, तो 125। इसी को हल करेंगे तो एकदम लाइफ सेट हो जाएगा, मतलब सवाल सेट हो जाएगा, हल हो गया। तो अब कोई आसान तो बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम आसान बनाएंगे। कैसे, तो देखिए मैं ना ये कट रहा है 25 से सब कटेगा, तो मैं 25 को ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से 25 कॉमन लेंगे तो 25 चौके 100, अगुणे में कितना होगा आपका 62, प्लस ये 62 है भाई, और यहां पे देखिएगा 25 ही निकल जाएगा तो केवल 52 बचेगा, और बटे में क्या चल रहा है 125। और आप जानते हैं कि अगर मैं इसको कटाऊं तो 25 5 125 होता है,
अब यहां से देखिएगा, ये आपका 4 बार करेंगे तो कितना होगा, 8 और 24 यानी 248 होगा। अब प्लस में कितना है, 52 है। अब बटे में कितना है, तो 25 5 125 है। अब आइएगा थोड़ा इधर, आप इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा यहाँ पे। हाँ 0 होगा, इसलिए कि देखिए कट के पूरा आया है बढ़िया नंबर, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और 9 1 10 के 0 हासिल में 1 लगेगा और 3 और बराबर बटे में ये, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 60। 60 के जी इसमें लगा दीजिए, यही आपका क्या है, आंसर है। तो 60 के जी आप देखिए कहाँ है, 60, ये रहा आपका 60 के जी। अच्छा ये बताइए कितना हमको करना जरूरी है, एक बार सोच लिया जाए क्या। मैं तो सोच लिया, आप बताओ आपने सोचा कि नहीं। मैं कह रहा हूं ना कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो भी सवाल करें ठीक है, लेकिन इतना जरूर सोचिएगा, 1 सेकंड आप टाइम दीजिए। क्या इस सवाल के लिए इतना टाइम देना ठीक है, एक बार जरूर आप खुद से पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा कोई आपका उसमें तो आया नहीं है, दशमलव में तो आया नहीं है, हमको ढूंढना कि कोई तरीका है इसमें। तो तरीका में आप ये ले सकते हैं कि ये देखिए यहां पर देखिए, मिल गया मैं क्या कौन सा ये ले लेता हूं। यहां पर मुझे 4 दिख रहा है और यहां पर भी मुझे 4 दिख रहा है, कैसे, तो 13 चौके 52, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, नीचे कोई 4 नहीं है कि जिसके वजह से ये 4 कट जाएंगे। इसका मतलब है कि आंसर में 4 होना चाहिए। आंसर में मेरे भाई 4 कहां पे है, आप देखो तो एक बार, किसी में ऑप्शन में 4 है नहीं। आप इतना करेंगे ना, इतना करते ही आपको दिख जाएगा कि 4 इसमें भी है, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, तो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 कहीं जाएगा नहीं, 4 ऑप्शन में भी रहेगा, 4 कहीं नहीं जाएगा। तो आप इस पे टिक लगा देंगे। देखिए अगर थोड़ा सा आवाज आ रही होगी तो माफी चाहूंगा, बगल में ही एक भयंकर जो है शादियां हैं यहाँ पे, भयंकर का मतलब बढ़िया पूरा सा है, तो इसकी वजह से आवाज आ सकती है, तो आप उसको मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये आपका सवाल नंबर 3 था। आइएगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने वर्षों में 4,000 रुपए की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5324 हो जा रहा है, यानी 5324 हो जाएगा का मतलब भाई ए दे रखा है कितना, 53 और 24, और पी भी दे रखा है कितना, 4,000 रुपए पी दे रखा है, और हमें आर भी दे रखा है कितना, 10%, और हमें टी जो है पूछ रहा है। भाई मेरे पास एक बेहतरीन फार्मूला है, समझ रहे हैं ना, ये सब लोग जानते होंगे, रख लो इसमें यार, 53 24 बटे में 4,000 और 1 + 10, ये क्या 10 लगा रखे हैं आप। अगर 10% है ना तो आप जानते हैं कि 10 से 10 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 11 यहाँ पे आएगा। लेकिन चलिए मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं सोचता रहूंगा कि कितना स्टेप कम कर सकता हूं। तो ये से ये कटेगा 10 1 11, तो 11 बटे में 10 के पावर में टी। अब ये इस तरफ चलाएगा तो ये 53 है और ये 24, और बटे में भाई कितना हो जाएगा, 4,000, और बराबर में 11 बटे में 10 के पावर टी। ध्यान रहे जब भी ऐसा आता है तो आपको ये सोचना है कि ये पक्का 11 का ही कुछ ना कुछ होगा, यानी 11 का वर्ग होगा, 11 का घन होगा, 11 के पावर 4 होगा, ऐसा ही कुछ होगा, और ये ना पक्का 10 का होगा। तो आप ये समझ लीजिए 10 को बनाने के लिए मुझे दिख गया कि ये 4 से काटेंगे ना तो 1,000 होगा, और ऊपर वाला भी आराम से 4 से कटेगा क्योंकि अंत में 24 है। 4 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंकों को देखना है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो 4 से कट रहे हैं तो कितना होगा, आप यहाँ पे देखिए, एक हो गया, और 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कहानी कि ये जो है ये वाला 11 का और नीचे वाला 10 का घन है, घन, और इधर चल रहा है ये, और घातांक का नियम है कि अगर बेस समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो 3 वर्ष पे टिक लगाएंगे और ये आपका सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहा हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लाइट की वजह से, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है,
ये सब समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो रहा है। चलिए तो देख रहे हैं 3 वर्ष, आसान बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये सब हम लोग तो पहले से जानते हैं कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर t, तो ये सब जानते हैं और ये सब तो आपको याद होगा, आप इतना तो जरूर किए होंगे। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, 11 का घन करेंगे तो 1331 होता है, 11 पर फोर्थ करेंगे तो 146 और ये होता है 41। ऐसे ये इतना आपको याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। कम से कम 11 का 4 बार आप याद कर लीजिए, घात 4 घात रहेगा तो कितना तक जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगे। मैं तो याद किया हूं भाई, ठीक है। तो आइएगा नेक्स्ट जी, कह रहे हैं कि अंकित जो है अंकित मूल्य पर 10% की 10% की छूट देने के बाद, ओके समझ गया मैं, एक मोबाइल फोन का मूल्य इतना रुपया है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो मोबाइल फोन 20% लाभ होता है को, मतलब दुकानदार को 20%, कोई छूट अगर ना दिया जाए ना तो उसको 20% का लाभ। तो कह रहे मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताओ, मैं उसको बता दूंगा। सबसे पहले ना उसको मैं ये बताऊंगा कि लो दुकानदार भाई साहब, आपका एमपी ही है और इसी पर 10% का छूट है। प्यारे साथियों, 10% का मतलब है 9/10, छूट का मतलब जानते हैं 90, 90 का मतलब होगा 9/10। और कह रहा है ना कि ये जो है कितना है, ये आपका इतना है, ठीक है। इधर कहीं आपको दशमलव दिख रहा है ना, तो फट से ऐसे करते हैं, जब दशमलव नहीं दिखता है मेरे को ना तो मैं ऐसे करता हूं। अच्छा मत करो यार, नहीं करना है तो छोड़ दो, ऐसे ही एमपी निकाल लो, एमपी बराबर इतना मैंने लिखा और ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा। और कह रहे हैं कि ये वाली जो धनराशि आई है ना, ये वाली, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये वाली धनराशि में, इस वाली धनराशि में कह रहे हैं कि कोई अगर छूट ना दी जाए इस पर, यही तो अंकित मूल्य है, छूट ना दी जाए तो 20% का लाभ इसमें है, इसमें 20% का लाभ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसी पर बेचेंगे तो ये एसपी हो जाएगा। और सुनिएगा, ये सीपी का 20% का लाभ और बराबर में यही वाली आपकी धनराशि, क्योंकि इसमें तो 20% का लाभ है, अगुड़े में 10 और बटे में 100। इसी को हल करेंगे तो आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप जानते हैं ये कितना है, इसको हम लोग 6 बोलते हैं, इसको हम लोग 5 बोलते हैं। अब आइएगा एक बार कर देता हूं, तो सीपी ही निकालना है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 अगुड़े में 20, 25, 0 अगुड़े 6 अब बटे में 6 नहीं है जी 10 है, सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये 10 है, देखिए मैं 6 लिख दिया ये, और बटे में 6 अगुड़े में 9। अब इसको काटना है, कहीं भी काटिए काटना पड़ेगा, 9 से इसको काटिए तो 9 दूनी 18, 9 कहीं है 9, 18 होगा तो 2 होगा ना जी, तो 9 दूनी फिर 18 होगा, 4 9 5 45 और ये 0, ठीक है। और ये 3 से कटेगा 5 9, हाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15 और ये 0, और इसको 2 से काटेगा तो ये 5 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा देखिए, 5 और 75, क्या बचा आपके पास देखिए 75, 0 और ये 5, इसी में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करिए तो ये देखिए इसको 25 बना लीजिए और 0, 25 5 से 125, 125 सब में है, हासिल में लगेगा 12 और 25 7 175, 187, 187 का मतलब ये है कि आपके पास ये वाला आंसर होगा। देखिए देखिए कैलकुलेशन, आइए देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 6 पे। थोड़ा सा इस तरफ आवाज आ रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ना एक सुने होंगे आपने, एक बहुत बढ़िया लाइन है कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, मुझ में जो मरने को था उसे जिंदा कर लिया। मतलब आप अपने लक्ष्य को भूलिए मत, इधर उधर आप ध्यान मत दीजिए, सब कुछ छोड़िए, लक्ष्य पर फोकस करिए और उसको जो लग रहा है ना कि कंप्लीट नहीं होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं, बहुत प्यारी सी लाइन है, एक बार और मैं बोल देता हूं कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, मुझ में जो मरने को था उसे जिंदा कर लिया। जो आप करना चाहते हैं ना, एक बार तबीयत से लग जाइए।
आइएगा ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि दैनिक बिक्री प्रतियों पर शुद्ध प्रभाव। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं समझ गया, एक ही वस्तु को बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो आपके पास बेहतरीन फार्मूला है और वो फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 और ये रहा साथियों प्लस परसेंटेज, जहां माइनस कमी करेगा माइनस कर देना और वृद्धि करेगा तो प्लस कर देना। 10% की कमी, तो लीजिए 10% की कमी कर दिया, बहुत टाइट कमी कर दिया हूं क्या, माइनस वाला तो बहुत बड़ा हो गया। आइए 10% की कमी हो गया, ठीक है, और 20% की वृद्धि, अब प्लस, ठीक है प्लस होगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 बटे में 100 और यही होगा आपका क्या चीज परसेंटेज। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये आपका कितना होगा 10 और ये -2, तो यहाँ पे कितना 8 और ये रहा परसेंटेज। यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आया, ये बराबर है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं आया, प्लस का चिन्ह आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वृद्धि होगा, प्लस आया है इसका मतलब क्या होगा वृद्धि होगा। तो आप वृद्धि वाले पे टिक लगाएंगे, 8% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की 8% की वृद्धि। देख रहे हैं आसान प्रश्न। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जी ये कह रहा है कि यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन, 90 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 90 मीटर लंबी ट्रेन का मतलब ये है कि ये ऐसे एक ट्रेन है और वो कितने मीटर है 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अच्छा ऐसा भी बात है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये जो है कितना है 210 मीटर लंबा है, तो 20 सेकंड में पार करती है। तो आसान सवाल हो गया जी, 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि D बराबर S इंटू टी, D बराबर S इंटू टी, और ट्रेन जो है ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, नदी को पार करेगी, तालाब को पार करेगी, तो स्वयं की लंबाई पार करेगी और उसकी लंबाई पार करेगी, दोनों को ऐड कर दे। अगर ट्रेन किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को ऐसे पार करती है तो स्वयं की लंबाई पार करेगी, ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो आइएगा D यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 210 और बराबर ये S कह रहा है कि निकालना है S और इंटू टी का मतलब 20 सेकेंड, तो यहां से आप करिएगा तो ये 300 हो जाएगा, 300 अब बटे में कितना 20 और बराबर ये S है, S है ना, ये 5 मत समझ लीजिएगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 15 होगा, 15 और क्या चीज, हाँ ये देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, S हमारा कितना में आया 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग बदल देते हैं किलोमीटर पर सेकंड में, तो 5/18 यानी 18 बटे में 5, तो 5 तिहाइयां 15 और ये सब कट जाएगा और ये कितना 18 तिहाइयां 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं ना, आसान है। D बराबर S इंटू टी, बहुत सारे सवाल इस पर आ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको गंभीरता में ले रहे होंगे। आप सेट देखिए प्यारे साथियों, सब आपका एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही बोला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, ठीक है, बचत कर लेता है 25%, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपए बचाता है। जो लोग परसेंटेज पढ़े होंगे ये सवाल आया होगा। कह रहा है ना कि 25% की वैल्यू जो है 1 बटे में कितना होता है 4। अगर किसी व्यक्ति की आय, मैं ऐसे कर दूं, आय है, फिर उसका खर्च कर देता हूं और यहां पे मैं बचत कर देता हूं, ये आप जरूर पढ़े होंगे, मेरे से जो पढ़ा होगा तो पक्का ही पढ़ा होगा क्योंकि मेरे को याद है। ये आय अगर उसकी 4 है तो कह रहा 1 कर दिया खर्च, तो बचत उसकी कितनी होगी 3, 25% की बचत करता है। अच्छा, तो ऐसे गड़बड़ हो गया ना, ये 3 खर्च कर देता है, तो खर्च के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा ना, 25% खर्च कर देता है, नहीं बचत करता है, तो 25% बचत किया, इसका मतलब कि ये आय होता है, नीचे वाला आय आप मान लेंगे और ये आपका क्या है बचत है।
तो आप मुझे बताओ खर्च कितना हो जाएगा, 4 है, 4 रुपए कमाता है, 1 रुपये बचा है, इसका मतलब 3 रुपये उड़ाया है, और उड़ाने का मतलब क्या है, खर्च। तो ये 1 है। अब आइएगा, कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, अगर आय में 20% की वृद्धि, मैं एक काम करता हूं, 20% निकालना है तो सब में 0 0 बढ़ा दे रहा हूं, आप बढ़ा सकते हैं। और ये कह रहा है ना कि 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि है भाई, तो 100 पर 20, तो इस पर कितना हो जाएगा, 400 पे 80, 480 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप वृद्धि डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो ये कटेगा, ऐसे कटेगा, और 80 होगा, 400 में 80 जोड़ेंगे तो 480 हो जाएगा। उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है, यानी व्यय का मतलब खर्च भी बढ़ गया भाई का। आय बढ़ी तो भैया जी खर्च भी बढ़ा लिए, तो कितना बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा ना, 20 3 60, तो 360 हो जाएगा। तो आप यहां से देखो कितना बचाया, अगर वह महीने में 1500 रुपए की बचत कर, अच्छा यहां से आप देखिए तो कितने रुपए की बचत किया, तो कितना का किया, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 480 है, और माइनस 360, 0 होगा, 2 होगा, 1, 120 रुपए की क्या किया, बचत। लेकिन ये कह रहा है कि 120 का नहीं किया, वो कह रहा है कि 1500 की बचत किया। तो आप इसको कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना होगा, 1500 और बटे में 120, ये से ये कटेगा। और इसको आप कर सकते हैं, आप 3 से करें, 3 3 चौके 12 और 3 50, तो ये आपका आ गया 50 और बटे में 4, 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है, उसकी मूल मासिक आय, मूल मासिक आय हमने 400 माना है, तो आय बराबर आप निकाल लीजिए, आय बराबर 400 है, और कह रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 बटे में 4 है, तो 4 से ये कटेगा 100 बार में, और ये आपका कितना हो गया भाई, 5000। 5000 का मतलब है आपका डी, और डी के लिए हमको यहाँ पे 4 नंबर पे टिक करना पड़ेगा। कुछ है ये नहीं है भाई, ये 100% कह रहा हूं कि जो लोग ऑफलाइन में जुड़े हुए अगर मेरी वीडियो देखेंगे, तो अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर ये ऐसा प्रश्न में आपको सवाल ऐसा बताया हूं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा यस में कि हाँ सर आपने कराया है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन। तो ये जो है आपका इसका सोल्यूशन है। आइएगा नेक्स्ट पे, टाइम, थोड़ा सा टाइम को ध्यान देखते हुए हम लोग करेंगे, थोड़ा जाना भी है मुझे। आइएगा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, राम और लक्ष्मण एक कार्य तो क्रमशः 15 और 20 दिन में, राम है और लक्ष्मण है, सॉरी अलग अलग है ना, राम है और लक्ष्मण है, 15 दिन में और 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि भरत राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिन में पूरा, अच्छा तीनों लोग मिलके, तो देखिएगा राम भी है, लक्ष्मण भी है, और भरत भी आ गए हैं, तीनों लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 5 दिन में। अब इनके एलसीएम निकलेगा तो 60 होगा, तो 15 चौके 60, 20 3 60, 12 25 60। अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि राम का 4 इफिशियंसी है, क्षमता, लक्ष्मण की 3 है, तो यहां से आप निकाल लीजिए कि भरत भैया का कितना होगा, राम जी का है 4 और इनका है 3 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो इनका कितना, लक्ष्मण भरत भैया का कितना आएगा 5। और कह रहा है कि भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो 60 कितना, 60 और बटे में 5 बराबर 12 दिन लगेंगे भरत भैया को, समझ रहे हैं ना। तो भरत भैया 12 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल, इसमें कुछ है ये नहीं है। आइए नेक्स्ट, देखिए कुछ भी आसान नहीं है, आप करने का एक बार प्रयास करिए, समझ रहे ना। पैर आप जानते हैं ना कि पहले ही अब बोल दिया गया है, बुद्ध जी बोल चुके हैं कि अगर आप किसी कार्य को करना है ना, तो जैसे ही एक कदम बढ़ाते ना, आधा कार्य समाप्त हो गया है, आधा कार्य आपका समाप्त हो जाता है। तो आइए एक कदम बढ़ाते हैं, आधा कार्य होगा और कुछ मेहनत करेंगे हम लोग। कह रहा है कि 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें ए बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, ओके ठीक है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को
कितने समय में पार करेंगी। अच्छा, समय निकालना है। ऐसे सवालों में मात्र एक ही फार्मूला है, D बराबर S इंटू टी। कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें ये आ नहीं रहा है। तो आइएगा हम लोग देखते हैं। ये जो है एक ट्रेन है जो 190 मीटर लंबी है, एक दूसरी ट्रेन है जो 195 मीटर लंबी है, और दोनों एक दूसरे को, ये मान लीजिए A है, ये B है। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप एग्जाम में बनाइएगा मत, नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। कह रहे हैं कि एक दूसरे को 50, अच्छा इनकी चाल भी दे रखी है। इसकी चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में, आप जानते हैं कि D बराबर S इंटू टी। डी क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों की दूरी जुड़ जाएंगी। तो 19 दूना 38 लिख देता हूं, चलिए 90 और ये 95 प्लस है बराबर S कितना होगा। ऐसे कंडीशन में जुड़ेगा ना तो ये मीटर में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो कितना होगा 76 प्लस 50 और गुणे में 5/18 और गुणे में टी। इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 19 दूनी 38, 385 होगा बराबर। इसको जोड़िए तो कितना है 6 और 7 5 12 और गुणे में 5/18 और गुणे में चल रहा है टी। 18 7 126 और 5 से इसको काटिए 5 से, तो 5 7 35, 5 7 35 कितना बचेगा 3 और 5 7 35 और ये 7 रहती तो हो ही गया 11 7 77 सेकेंड। ये समझ रहे हैं, आसान है भाई, सही में बताऊं। आइएगा नेक्स्ट, आप ले लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं इधर उधर हट जा रहा हूं। आइएगा, ये कह रहा है एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, आप जानते हैं त्रिभुज का फिगर ऐसा होता है भाई, त्रिभुज इस तरीके का होता है और इसका परिमाप मतलब होता है ना तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग में लिख देता हूं क्योंकि सब बराबर तो होते नहीं हैं। तो तीनों भुजाएं का मतलब एक है 15 प्लस एक है 12 और मान लो तीसरी भुजा की लंबाई है x, ये मान लो 15 है, ये 12 है, ये x। अब परिमाप पहले से दे रखा है ये 34 बराबर 15 12 कितना होता है जानते हैं 27 और प्लस x, तो x बराबर कितना होगा 7 होगा क्या, 27 में 7 जोड़ेंगे तो ये वाला 7 निकल गया। और सुनिएगा a हमको दे रखा है 15 भुजा, b बराबर 12 और c बराबर तीसरी भुजा 7। तो आपके पास एक फार्मूला होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s जो है अर्ध परिमाप है, मैं यहां पे लिख देता हूं जहां s बराबर अर्ध परिमाप और यहां पे परिमाप 34 दे रखा है तो s कितना होगा, अर्ध का मतलब आधा, तो 34 का आप बटे 2 करेंगे तो 17 होगा। यही आपका क्या है परिमाप है। तब यही इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई ऐसे 17 गुणे, ये सब गुणे में है 17 माइनस 15, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं पे मैं करना चाह रहा हूं। 17 माइनस 15 का मतलब 2, 17 माइनस 12 का मतलब 5, 17 माइनस 7 तो गुणे में 10। अब इसी को देख लीजिए कितना आएगा, कोई निकल रहा है क्या इसमें से, ये देखिए 10 और ये भी 10, तो एक बार 10 निकल जाएगा और रूट में आपके पास क्या बच जाएगा 17। और जो भी है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगाओ, मीटर में है तो मीटर लगाओ। तो आपका देखिएगा ये आपका आंसर है 10 और रूट में 17, ये 10 रूट में 17 देखिए आया भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें लगा दीजिएगा, आपको वहां लगाना नहीं है, आपको तो टिक लगाना है भाई, इस सब से कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि सारे
एक यूनिट में होने चाहिए। देखिए त्रिभुज का फार्मूला जो है, त्रिभुज का एरिया निकालना है तो आप जानते हैं 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। क्या चीज? आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार गुणे में ऊंचाई, लेकिन ये आधार ऊंचाई वाला नहीं है भाई, ये आधार ऊंचाई वाला नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार ऊंचाई इसमें लगा नहीं सकते हैं। इसमें तीनों जो है भुजाएं दे रखी है, और जब तीनों भुजाएं दे रखी है तो हीरोन फार्मूला जिसको बोलते हैं, क्लास आपका 10th में है, क्लास 10th में है हीरोन फार्मूला। और वो जो है ये है कि रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे ए बी त्रिभुज की भुजा है और एस जो है अर्ध परिमाप है। तो ये आपको फार्मूला याद होता तो आप आसानी से कर ले जाते। त्रिभुज के और भी फार्मूले हैं जो यहाँ किसी काम के नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जैसे आप अगर जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में, तो निर्देशांक ज्यामिति में आता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए रहते हैं, तब हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे आप में बोलना ठीक नहीं रहेगा, आप जानते ही हैं। वहां भी आपका 23, 31, 12 वाला होता है। तो इतना ही इस सवाल के लिए आपका आंसर है। आप चाहेंगे तो तेजी से कर सकते हैं, तेजी से करने का आसान तरीका वही है, टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो, और आप जो है घन और ये सब वर्ग ये सब याद कर लो, ठीक है। आइएगा, एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर 15% की एक और छूट दे देता है। मतलब नगद लेंगे ना, डायरेक्ट पैसा देके लेंगे तो 15% और आपको दे देगा, और देता है। एक ग्राहक 255 रुपए नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य एमपी है, एमपी, और कह रहा है इसी एमपी पर पहले 25% का छूट दिया। अब 25% का मतलब होता है, देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, तो छूट दिया 1 का तो 3/4 अगुड़े, फिर 15% का छूट दे दे, क्योंकि वो तो नगद दे रहा है, अब नगद पे ही तो छूट है, तो 15% का छूट दिया, मतलब ये हो जाएगा 17 में कितना 20, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा 15% मतलब 85% हो जाएगा। 85% को आप ऐसे लिख सकते हैं 17/20। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन वगैरह आप देखते रहिए, घर पे वीडियो बार बार देखते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेगी मैं कितना तेजी से कर रहा हूँ। जब मैं तेजी से कर रहा हूँ तो आपको लगेगा अरे यार वो भी कर रहे हैं, मतलब रास्ता देखेंगे ना तो आपको जाने का मन करेगा, रास्ते नहीं पता है कैसे करेंगे। तो अब इसको कटाइए, कटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिएगा 17 के ये 17, और ये कितना 17 × 5 = 85, 3 × 5 = 15, 5 हो गया, और ये कितना 80, 8 × 5 = 40, एमपी बराबर ये 8 है ना, 8 और 8 × 5 = 40, 400 रुपया होगा। 4 अगुड़े 20, अगुड़े में कितना है ये 5, तो 20 × 5 = 100 और ये 400। 400 अगर है तो आपका आंसर है 400 है। तो देखिए, अच्छा सुनिएगा, ये मैं कर रहा हूं, अगर आपको कहीं गलती वगैरह लग रहा है, आप भी सेट बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जरूर बोलिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना पिछले वाले वीडियो में ना मैं आर को बोल रहा था कि 154, सॉरी पिछले वाले वीडियो में क्या बोल रहा था कि जहां जहां 154 दिखेगा, 154 दिखेगा, मैं वहां त्रिज्या 7 समझता हूं, तो वहां मैं ये बोल दिया हूं कि त्रिज्या में वहां आर समझ रहा हूं, आर समझ रहा हूं, ऐसे 2 बार, तो फ्लो में ऐसा हो जाता है। और लेकिन वहां त्रिज्या 7 होगी, ये मुझे बोलना चाहिए था। मैं वीडियो कंप्लीट देखा तो मुझे लगा कि मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप जो जुड़े होंगे देख रहे होंगे, डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि गलती कर रहे हैं, लेकिन जो कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखेगा उसको लग जाएगा कि नहीं सर, हो सकता है कि बनाते समय मान लीजिए गलतियां हो जाती हैं, जानते ही हैं। तो वही कह रहा हूं, अगर कहीं गलती हो तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं अपना कोशिश करूंगा सुधार की। धीरे धीरे कुछ जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा वो ज्यादा लाइट हो रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, थोड़ा सा शकल भी है, वैसा ही है मेरा। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको बताया था, अर्धगोला अगर रहेगा ये ऐसे, अर्धगोला थोड़ा सा और ऐसे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 3πr² बराबर दे रखा है कितना 4158। तो अर्ध गोले की त्रिज्या ज्ञात करो, कर लो यार, 3 × 22/7 अगुड़े में r का स्क्वायर और बराबर 41 और ये 58। तो आप कर लो, ये किससे कटेगा 9 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटाओ, इसको 3 से कटाइए, 3 से, तो 3 है 3, 3 तिली का 9, 3 तिली का 9 और 3 8 24, 3 6 18, और ये हो गया
अब यहाँ पे देखिए आर बराबर, आर का स्क्वायर बराबर होगा 1386 और गुणे 7 और बटे में कितना होगा 22। तो 22 छक्का 132, 22 छक्का 132, 132 6 22 3 66। तो आर बराबर हो जाएगा 7 अगुणे 9 अगुणे में 7, 63 को मैं ऐसे लिख दिया जानबूझ के। आर बराबर रूट में चला जाएगा 7 गुणे 9 गुणे 7। तो आप जानते हैं एक बार 7 निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, और ये कितना है भाई 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। आप लगाओ ना यार। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा बात करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आइएगा, एक कार की कीमत बहुत सारा जीरो दिया है, 2,50,000 रुपए मतलब 2.5 लाख रुपए है। पहले वर्ष में इसके मूल्य में 10% की ह्रास मतलब कमी, डिक्रीजिंग, और दूसरे वर्ष में इसमें 15% की ह्रास। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य बताइए। कोई बात नहीं है, हम समझ गए कि करना क्या है। करना ये है कि ये है ऐसा, आपको जीरो मन कर रहा है तो लो, नहीं मन कर रहा है हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे जीवन में जीरो और दशमलव से। और पहले 10% की कमी मतलब 9/10 अगुणे, फिर 15% की कमी मतलब 17/20। 15 मतलब 85 होता है ना भाई। अब 85 का मतलब 17 × 5 = 85 और 20 × 5 = 100। इसी को काटेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, और ये आप ना अब काटिए इसको, 2 से भी काट सकते हैं इसको। 2 से ये काटेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 5 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो 125 और ये 0, और कितना होगा ये 9 अगुणे 17। अब इसको कर लीजिए, यहाँ पे 0 रखिए। 1 0 किस में है? 1 0 भाई मेरे, 1 0 सिर्फ इसी में है, बस पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें भी 1 0 दिखा रहा है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो 0 रहेगा ही। 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 5 = 45, तो 5 आएगा इकाई स्थान पे, 0 के बाद वाला स्थान पे, और 17 × 5 = 85, फिर 5 आएगा। तो देखिए इसी में 5 है भाई, देख रहे हैं ना। ये आपकी मदद करेगा यार। लाइए मैं करके दिखा देता हूं आपको। आइए देखिए, 9 से करूंगा 45 के 5, हासिल में लगेगा 4, और 12 9 108 और 4 112, और गुणे में कितना है 17। 0 17 × 5 = 85 के 5, हासिल में लगेगा 8, और 17 दूना 34 8 42, हासिल में लगेगा कितना 4, और 17 के 17 17 4 21, हासिल में लगेगा 2, और 17 और 2 19। यही तो है। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि आप जितना कम कैलकुलेशन करेंगे, यानी दिमाग लगाइए। मुझे दिख गया कि अच्छा इकाई स्थान वाला सब देखिए अलग अलग है। पहले तो मुझे 0 दिखा, फिर लगा कह रहे तो 2 में 0 है, मतलब 1 1 0 2 में है, फिर लगा कि कुछ थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो इकाई स्थान बस 0 के बाद वाला स्थान मैंने देख लिया। इतनी बातें आप जरूर जानते होंगे, तो देख लीजिए, आसान है। आइएगा नेक्स्ट, ठीक है। देखिएगा, राकेश 2530 रुपए प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, ठीक है, इतने पर घड़ियां बेचता है। उसे एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि। पूरे सौदे में लेन देन अनुमानित हानि या लाभ। सुनिएगा, जब एक ही वो विक्रय मूल्य कह रहा है कितने रुपए कार की 2 घड़ियां बेच रहा है, विक्रय मूल्य समान होगा तो आपके पास एक फार्मूला होगा भैया जी, एक्स का स्क्वायर अब बटे में 100 और परसेंटेज। ये एक आपके पास फार्मूला होगा। x/100 है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो सुनिएगा, ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉस होता है। लॉस का मतलब हानि, हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो हानि वाला आपका 2 है, और आप जानते हैं 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है, और ये दशमलव की वजह से यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, और परसेंटेज आप लगा देंगे। समझ गए, एकदम आसान सवाल है। ये तो सेकंड भी नहीं लगेंगे। 15 में देखा विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब कि x² का परसेंट। ये एक फार्मूला है, जब विक्रय मूल्य समान हो तो आप लगा सकते हैं। इसको लगा के सकते, यही लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। कोई दूसरा तरीका, अब 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 होता है। 225 बस एक, अच्छा 2 जगह है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लाभ दे रहा है। और ऐसे कंडीशन में हमेशा जब भी आपको लिखवाया गया होगा तो बताया गया होगा ये वाली बात कि ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस। बोलिए
आगे चला जाए, आइएगा देखिए, कह रहा है कि अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें क्रमिक रूप से 20% और 25% की छूट दी गई और बिल के रूप में इतना रुपया भुगतान किया गया। तो वस्तु की एमआरपी पर दो छूटे 20% का मतलब छूट है तो कितना होगा भाई 80 का मतलब 4/5, तो लिखो 4/5, ये छूट के बाद है। और गुणे फिर कह रहा है 25% की वैल्यू ये होता है 1/4 यानी 3/4, एक का तो छूट हो गया। और कह रहा है कि ये कितना है 6,000 रुपए है, 12×5 = 60, 500 और ये 20 और 20 100 यानी MRP बराबर कितना होगा 20 × 500, ये मिटेगा नहीं जी। चलिए आप समझ लीजिएगा, ये तीर से कोई होने वाला नहीं है, MRP ही रहेगा। MRP बराबर 20×500 पहले से 2 जीरो है, जीरो नहीं भी लेते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जीरो से हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सवाल से कोई मतलब नहीं यार, देखना तुम 100 ही लिखते 100 ही लेते तो 100 किस में है, केवल इसी में 100 है और तो किसी में 100 है नहीं, तो यही आपका आंसर है। तो जीरो वगैरह से ज्यादा उलझन में मत रहिएगा, मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं, ये समझ लीजिए। तो आइएगा 16 नंबर हो गया कंप्लीट। 17 पे आइएगा। 17 आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, भी बोर्ड मास बोलते हैं, भी और ये बोर्ड ये तो गलती होगी ना जी, बोर्ड और ये रहा आपका मास। ये वर्नाकुलम है, मतलब रेखा कोष्ठक पहले हल करते हैं फिर ब्रैकेट्स हल करते हैं। ब्रैकेट का मतलब इसमें पहले छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक ऐसे और फिर बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। उसके बाद से ऑफ का मतलब होता है का, और बोर्ड मतलब डिवीजन होता है, इसका मतलब डिवीजन का मतलब भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन मतलब आपका जोड़, और एक एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और इसका मतलब होता है घटाना। इसी क्रम में हम लोग करते हैं, तो ये आप जानते होंगे। आइए मैं इसको यहीं पे कर दूं, क्या यहीं पे कर देता हूं। आइए देखिए 1/8 माइनस ये वाला लगा देता हूं, और मैं ना ऐसे कर, अच्छा देखिए 1/दशमलव वगैरह से डरना नहीं है। ये देखिए 1/5 अब प्लस 1 माइनस 6 अब बटे में 10, इसको लिख सकते हैं क्या आराम से। तो 1/8 माइनस 1/5 अब प्लस 10 में से 6 जाएगा 4, तो 4/10 ये आपका हो गया। आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 5 10। तो अब ये देखिए 1/8 माइनस ये 5 यानी ये हो जाएगा 3/5, तो 5 और ये 24, तो 5 और 24 19, माइनस 19 अब बटे में कितना होगा 40। 5 यहां होगा और 24 होगा, तो जाएगा तो 24 इधर है, तो 19/40 नहीं है तो जी देखिए डी नंबर में है 19/40। अब ठीक लगाओ, माइनस में आएगा आंसर, माइनस 2 जगह पे है तो आप देख लेंगे। पहले तो यही 2 कट जाएंगे क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, कट के जाएगा, कोई लंबा छोड़ा थोड़े नहीं है, ऑप्शन के ध्यान देना है, तुरंत कर ही डालूंगा मैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हुए हैं, बहुत कम है। ये देखिए तो रीजनिंग का सवाल है, आप जानते हैं इसको, रीजनिंग का आपका सवाल है ये। आप कह रहे हैं ना कि स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन और क्रम का चयन कीजिए ताकि समीकरण संतुलन किया जाए। तो आप रखिए इसमें भाग का पहले चिन्ह दे दीजिए, मान लीजिए। तो अच्छा देखिए ये भाग है ना पहले जगह पे, तो ऐसा देना भी देखना भी है ना, अच्छा सब में भाग ही है। तो आइए ठीक है 172 भागे 86 और यहाँ पर -14, और ये सब मैं ऐसे नहीं करता था, मैं आपको बता दूंगा। आप माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, 8 दूना 16, 6 दिन बार 2 बार जाएगा, -14 और ये प्लस में 2, तो 14 10 -10 आएगा, कितना दिया 30, नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, आप इसको मिटा दीजिए, ए वाला नहीं होगा। अब आइए बी पर, कह रहा है कि ये रखिए आप यहाँ पे, तो कितना आया था इसका 2, भाग का चिन्ह यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया, 2 आया था, और यहाँ पे क्या रखना है +14, और यहाँ पे क्या है गुणा 2, तो आप देखिए 14 दूनी 28, 2 30, देखिए हो तो गया। ये बी नंबर आपका आंसर होगा, इसमें बी लगेगा, बी आपका इस पे सेटिक बैठ रहा है। ये ओरल होता है भाई, मैं आपको बताया हूँ, आप ऐसे ही चेक करना। ये देखिए 2 गुना दिया, ये तो और आसान दे दिया, 2 गुना हो गया,
यहाँ पे ये प्लस है और ये गुणा है, तो 14 दूनी 28, 2 30, 30 आना ही है। आगे समझ रहे हैं, आसान है। आइएगा नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट। कह रहा है कि एक बाइक सवार 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है, और औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करने के लिए बाइक सवार को अगले 1 घंटे तक किस चाल से चलना होगा। अच्छा, औसत चाल दे रखा है कितना, औसत चाल कितना है भाई, 90 है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है, 100 है, और कह रहा है कि किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और बाइक सवार अगले 1 घंटे, तो मान लीजिए कि अगले 1 घंटे में, मैं मान लेता हूं, माना 1 घंटे में x दूरी चलता है, x दूरी, तो यहाँ पे कुल दूरी कितना हो जाएगा, 100 प्लस x, कुल दूरी बटा कुल समय कितना है, समय तो निकालना पड़ेगा, समय जो है निकालना पड़ेगा यहां से, समय बराबर दूरी अब बटे चाल, तो ये रख देता हूं डायरेक्ट ऐसे ही, दूरी सॉरी पहले 100 रहे, दूरी अब बटे में चाल, और समय एक बार और 1 घंटा लग रहा है, देखिए 1 घंटा उसमें पहले ही बोल रखा है। इसी को हल करेंगे भाई तो एकदम आंसर आ जाना चाहिए। x की वैल्यू ज्ञात करना है कितना, कह रहा है कि अगले 1 घंटे तक किस चाल से, मान लीजिए कि वो एक माना 1 घंटे में, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 या 75 और प्लस 1, तो ये होगा 90 भाई, और ये कितना होगा 100 और प्लस x, और यहाँ पे ये कितना होगा 7 और ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 से ये कटेगा 30 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, और ये हो जाएगा 210 माइनस 100 अब बराबर x, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 110 और ये 1 घंटे में किया है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बोल ही रहा था, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, तो सुनिएगा एक बार और सुन लीजिए। कह रहा है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब पहले से आपको औसत चाल दे रखी है तो औसत चाल की जगह पे मैंने रख लिया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये आपका कुल दूरी जो पहले 100 चल रहा था फिर बाद में x चला, तो ये कुल दूरी, और समय पहले इतना लग रहा है फिर बाद में 1 घंटा ले रहा है। इसी को सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया, समझ रहे हैं। आइएगा एक सवाल, क्योंकि हर सेट में 20 है, एक सवाल और है, और ये क्या कह रहा है, नहीं आया क्या, अच्छा, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्र को 5 दिन भोजन 5 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई है, ठीक है, लेकिन नए दाखिला होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कुछ नहीं है, ये आप पढ़ते होंगे टाइम एंड वर्क में, 96 लोगों का 5 दिन का भोजन है, तो टोटल ये भोजन की मात्रा हो गई। कह रहा है कि लिए इकट्ठी, लेकिन नए दाखिला होने से 64 और छात्र, तो पहले 96 को छात्र थे, ठीक से लिख देता हूं, पहले 96 को छात्र थे और 64 को और आ गए, तो ये हो गया। अब इन लोगों का यही भोजन मान लीजिए कितने दिन तक चलेगा, x दिन में चलेगा, M1 D1 वाला है, तो ये आप लिखिएगा 96 अगुड़े में 5, इसको जोड़िए तो 9 4 6 4 10 ना होगा जी, 6 4 10 के 0 हासिल 1 लगेगा है, हाँ 6 4 10 और ये 15 1 16 160 अगुड़े x, तो 32 5 160, 32 5 32, ये हो जाएगा कट जाएगा 160, अब 32 3 96, x बराबर 3 दे रखा है, टिक लगा के बढ़ जाओ, x बराबर 3, देखिए ये दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्यारे साथियों 20 ही सवाल रहता है, हर सेट में आपका 20 ही सवाल है, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने प्रॉपर अपने बढ़िया माध्यम से अपने तरीके से पूरा ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने की। बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिए। एक टाइम सेट किया जा रहा है कि कम से कम समय में हो सके ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो पूरी कोशिश की जा रही है, जिंजार लगाया जा रहा है ताकि आपको ये बहुत हेल्पफुल करे,
मतलब एग्जाम से पहले अगर ये आप सेट वगैरह देखते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट इससे मिलेगा। बिना सेट लगाए कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। जब तक आप पढ़ो, देखो यार 22-20 चैप्टर है, इधर से पढ़ रहे हो, आपने शुरू किया संख्या पद्धति से और करते करते 3D तक पहुंचे, आप पता चल रहा है कि 3D ही दिख रहा है, संख्या पद्धति गायब है। लेकिन आप एक दिन में एक सेट लगाते हैं तो हर चैप्टर से आ रहा है ना, तो आपको चीजें रिवीजन हो रहा है, समझ रहे हैं ना, फार्मूला से लेके हर चीज। तो इस सेट में इतना ही, बाकी चीजें अगले हम लोग देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।